तो यहाँ हम देख रहे थे आगमन प्रणाली के दोष कि रियल में आगमन प्रणाली में क्या क्या दोष जो है वो पाए जाते हैं। तो जटिलता, इससे पहले एक पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी थी कि प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती है, जिनको इतना ग्राउंड लेवल पर सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए जा सकते। उसके बाद जटिलता की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है प्रोसेस, कलेक्शन करना, डेटास का एनालिसिस करना, फिर उनको कोऑर्डिनेट करना, फिर रिजल्ट निकालना, फिर किसी रिसर्चर को अपॉइंट करना, फिर उसको ट्रेंड करना। तो ये एक टिपिकल प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत। तो यहाँ बताया गया है कि सबसे पहला हमारी निगमन प्रणाली का दोष यह है कि आगमन प्रणाली जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल और प्रयोगों की संभावना नहीं है। ये दो में इससे पहले वाले में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आते हैं हम हमारे तीसरे दोष पर, वो है खर्चीली, कि आगमन प्रणाली बहुत ज़्यादा खर्चीली है, इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर करने के लिए जैसे आप सब कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए लैब इस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करना, डेटास का कलेक्शन करना और बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखना, विस्तृत यांत्रिकी व्यवस्था करना, मतलब इस प्रकार सिस्टमेटिक टूल्स और या इक्विपमेंट्स उनको अडेप्ट करना और फिर उनको ट्रेंड करना, जो आप अन्वेषक अपॉइंट कर रहे हो वो उसको ट्रेंड करना, इन सब में धन बहुत ज़्यादा लगता है। तो हर प्रोसेस पर धन खर्च होगा ही होगा। चाहे आप अगर आगमन प्रणाली को अपनाते हो तो ये प्रणाली खर्चीली है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे स्टाफ मेंबर अपॉइंट करने पड़ते हैं, बहुत से पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है और फिर आप काम को करते हो और उनको ट्रेंड भी करना पड़ता है, इसलिए खर्चा अधिक आता है। उसके बाद है पक्षपात की संभावना, कि यहाँ बायसनेस हो सकता है, थोड़ा सा इंटरफेयर भी हो सकता है। तो पक्षपात की संभावना, क्योंकि सब कुछ ये अन्वेषक पर डिपेंड करती है, इसकी रिसर्च, इसकी थ्योरी, इसके प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ अन्वेषक पर डिपेंड करते हैं। उसको जो सेक्टर सौंपा जाता है उस सेक्टर पे वो जो डेटा कलेक्शन करने जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी बायसनेस उसमें इंक्लूड हो जाती है, उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, उसके ओपिनियन जो होते हैं वो उस थ्योरी को, उस प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पक्षपातों की छाप होती है, अन्वेषक के व्यक्तिगत विचारों की छाप होती है। इसलिए जेविन्स ने कहा है कि आंकड़े बताते कुछ और है, बोल कुछ और देते हैं, और आंकड़ों से आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। तो ये सब कुछ अन्वेषक पर निर्भर करता है इस प्रणाली में, और कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिली है, उसके विचारों से प्रभावित होकर के सिद्धांती कभी कभी बदल जाते हैं। उसके बाद है सीमित क्षेत्र के निरीक्षण पर दोषपूर्ण निष्कर्ष। अगर आप सपोज कीजिए कि आपने एक बहुत ही लिमिटेड एरिया पर जो है वो अपनी रिसर्च करी, डेटा कलेक्ट किया और ये कर लिया, और अब आप यहाँ से, जैसे मैं कह रही हूँ कि राजस्थान की स्टडी कर ली, राजस्थान की स्टडी करके ऑल ओवर इंडिया पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सीमित क्षेत्र का अध्ययन कर करके उससे जो कंक्लूजन निकले हैं उसको अगर आप हॉल इकोनॉमी पर डालते हो तो इट में भी पॉसिबल्स की कुछ रॉन्ग प्रिंसिपल्स निकल करके आए, क्योंकि सभी जगह समानता देखने को नहीं मिलती। जैसा राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वैसे महाराष्ट्र और गुजरात की अर्थव्यवस्था नहीं है। आपने डेटास का कलेक्शन यहीं किया, यहीं से सब कुछ किया और ऑल इंडिया पर अप्लाई कर दिया तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो सीमित क्षेत्र के निरीक्षण के आधार पर दोषपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। जितनी ज़्यादा आप लिमिटेड स्टडी करते हो रिजल्ट उतने ही गलत आते हैं। इसमें स्टडी थोड़ी लार्ज स्केल पर की जाती है, तभी जाकर के आपके निष्कर्ष जो होंगे वो सत्यता के करीब होंगे। सार्थकता एवं सत्यता विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन पर निर्भर करती है। इसकी रियलिटी और इसके जो कंक्लूजन आप आ रहे हो वो कंक्लूजन जब सही होंगे जब आपने थोड़ा सा वृहद स्तर पर अध्ययन किया हो, वरना इसके निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। ये भी इसका एक दोष है। उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए अनुपयुक्त, कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो एक सामाजिक विज्ञान है और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए ये प्रणाली इतनी उपयोगी नहीं हो सकती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के लिए ये प्रणाली अनुपयुक्त है। अब उसके लिए ये अनुपयुक्त क्यों है? क्योंकि ये मानव व्यवहार पर आधारित है। अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान जो है वो मानव व्यवहार पर आधारित है और मानव व्यवहार में
जो है बहुत सी ऐसी आर्थिक घटनाएं होती हैं, मानव व्यवहार में बहुत सी ऐसी आर्थिक घटनाएं, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं का सांख्यिकीय आधार पर प्रयोग संभव नहीं होता है, जिनका सांख्यिकीय आधार पर प्रयोग संभव नहीं, अर्थात इस फील्ड में हम डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, प्रयोग संभव नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो सोशल साइंस है इट इज टोटली रिलेटेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, और मानव व्यवहार जो होता है, ह्यूमन का जो नेचर होता है, इट इज अफेक्टेड फ्रॉम इकोनॉमिक, जो भी घटनाएं होती है, आर्थिक घटनाएं होती है, उनसे और क्रियाओं से इनसे प्रभावित होती है, और इन आर्थिक घटनाओं और क्रियाओं का हम स्टैटिकल बेस पे डेटा का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, और सांख्यिकीय आधार पर उनका प्रयोग संभव नहीं होता, आप उनकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल है जैसे मानव का सुख, अगर हम यहाँ लें तो मानव का सुख जो है एटलीस्ट आप उस पर कोई डेटा का कलेक्शन नहीं कर सकते हो, मानव का जो कल्याण है उस पर भी हम डेटा का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया है कि ये इकोनॉमिक के सोशल सेक्टर पर या सोशल साइंस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मानव व्यवहार बदलता रहता है, जैसे मानव का सुख है, मानव का कल्याण है, इन पर आप स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिपेंड ऑन द, दीज आर द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मनोवैज्ञानिक धारणाएं हैं, यू कैन एक्सप्रेस, ये आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव, नोट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप इनको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर जब पिन पॉइंट की बात नहीं आती है तो डेटा का कलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, अतः उस क्षेत्र में ये अप्लाई नहीं होती है। उसके बाद लास्ट है इसकी आलोचना, अर्थशास्त्र के विकास में अपर्याप्त, अर्थशास्त्र के विकास में अपर्याप्त। अब अगर हम इकोनॉमिक के डेवलपमेंट की बात करें तो ओनली आगमन प्रणाली के बिहाफ पर हमारी इकोनॉमिक का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमिक के ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ डेटा कलेक्शंस, टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशंस ये पॉसिबल ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपका विनिमय, वितरण और कराधान, टैक्सेशंस, कुछ फील्ड ऐसी होती है जहां पर हम इस प्रणाली के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आगमन प्रणाली के में बहुत सारी जो थी वो महत्व थे, बहुत से अच्छे बिंदु थे, बहुत ज़्यादा उपयोगी थी, बट कहीं न कहीं इस प्रणाली में कुछ कमियां भी देखने को मिलती है। अब आता है कि रियल में दोनों रीतियों के संबंध में विवाद है, कुछ कहते हैं कि निगमन प्रणाली बेस्ट है, कुछ कहते हैं आगमन प्रणाली बेस्ट है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट सा, इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है दोनों प्रणालियों को लेकर के। आधुनिक अर्थशास्त्री और जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है उनके ओपिनियन अलग अलग है। अब हम देखें तो सबसे पहले हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एडम स्मिथ, रिकार्डो मिल सीनियर, ये सब लोग। तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो निगमन प्रणाली को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसको बेस्ट सिस्टम मानते थे, उसी का समर्थन किया, उसी की स्टडी की, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया। इनके अनुसार क्या है कि मानव व्यवहार का अगर अध्ययन करना है तो निगमन प्रणाली बेस्ट प्रणाली है। तो सबसे पहले प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे वो निगमन को बेस्ट मानते थे। वो निगमन को बेस्ट क्यों मानते थे? सबसे पहले आर्थिक नियमों में निश्चितता लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे इकोनॉमिक्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उन आर्थिक नियमों में एक स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें स्थिरता तभी आएगी इकोनॉमिक के रूल्स रेगुलेशन में जब हम निगमन के आधार पर अध्ययन करेंगे और फिर कंक्लूजन निकालेंगे। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री इसलिए भी निगमन को पसंद करते थे कि आर्थिक नियमों में अगर स्थिरता लानी है, उनमें उस फ्लक्चुएशन को रोकना है, तो निगमन प्रणाली को अडेप्ट करना चाहिए। उसके बाद वह कहते हैं कि अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र दोनों में गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र, एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, इन दोनों में, अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र में गहरा संबंध है, इन दोनों में गहरा संबंध है। तो तर्क के बेस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो और तर्क के बिहाफ पर भी
आप जनरल से वापस जो है स्पेशल कैटेगरी की ओर ट्रांसफर होकर के आ सकते हो। तो ये कहते हैं कि जब अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र दोनों में गहरा संबंध है तो क्यों नहीं हम एक तर्क के आधार पर एक स्पेशल रिसर्च की ओर चले। तो उनका जो गहरा संबंध है वो हमारे अर्थशास्त्र के अध्ययन की एक विधि में भी देखने को मिल रहा है, तो हमें इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने तीसरा जो है वो दिया कि मानव व्यवहार के संबंध में प्रयोग संभव नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही कि ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है उसमें आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। मानव व्यवहार के संबंध में प्रयोग संभव नहीं है कि आप उसके नेचर को लेकर के, उसकी स्टडी को लेकर के, उसके लिए जो प्रिंसिपल प्रोवाइड कर रहे हो, एटलीस्ट आप उसमें किसी भी स्टाइल की कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते, कोई लैब स्टेब्लिश नहीं कर सकते, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट पर बेस है और फैक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मानव व्यवहार के संबंध में प्रयोग संभव नहीं है। वो मानते थे कि आप प्रयोग नहीं कर सकते, टेस्टिंग नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स डायरेक्ट वे में जो है वो दे सकते हो, क्योंकि ह्यूमन का नेचर जो है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और उसको स्टडी करना पॉइंट पे लेकर के या पिन पॉइंट पे लेकर के पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस समय सांख्यिकीय विज्ञान का विकास कम हुआ था। उस समय जो था हमारा सांख्यिकीय विज्ञान का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। सांख्यिकीय विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। और जब स्टैटिकल साइंस का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो डेटा का कलेक्शन करना जानता कौन था कि डेटा कैसे कलेक्ट होंगे, कैसे क्लासिफाई होंगे, कैसे एनालिसिस होंगे, क्या टेस्टिंग करना ही है। तो उस टाइम पीरियड में 17वीं सेंचुरी में जो है वो हमारा स्टैटिकल साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए उस समय निगमन प्रणाली बेस्ट थी, क्योंकि स्टैटिकल डेटास का कलेक्शन होता ही नहीं था और ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट नहीं था। इस वजह से वो चाहते थे कि सांख्यिकीय विज्ञान का जब विकास नहीं था उस वक्त, तो निगमन प्रणाली जो थी अर्थशास्त्र के अध्ययन की बहुत बेस्ट जो थी सिस्टम थी, मेथोलॉजी थी, वही थी। और इन परिस्थितियों में, इन सब सिचुएशन में इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की निगमन प्रणाली में अपनी एक प्रगाढ़ आस्था डेवलप्ड हो गई और उन्होंने कहा कि हमें हमारी थ्योरी में एटलीस्ट इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टडी कर करके निष्कर्ष निकालने होंगे। तो इन सब अर्थशास्त्रियों ने जितनी भी थ्योरी दी है अपने टाइम पीरियड की, उन सब थ्योरी में निगमन प्रणाली को उन्होंने फॉलो किया है और उसी के बिहाफ पर स्टडी करने की कोशिश की है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ तक सब निगमन प्रणाली का फेवर ले रहे थे। अब है कि मानव प्रकृति के प्रति स्थैतिक दृष्टिकोण, निगमन पर अत्यधिक आश्रितता, अर्थशास्त्र को एक कृत्रिम विज्ञान बन गया। अब देखिए यहाँ जो बात की जा रही है वो कह रहा है कि मानव प्रकृति के प्रति स्थैतिक दृष्टिकोण, लोगों ने मान लिया है कि मानव का जो व्यवहार है वो बिल्कुल स्थिर ही रहेगा, एक स्थैतिक दृष्टिकोण ही रहेगा, ह्यूमन बींग्स का नेचर जो है वो चेंजेबल नहीं है। तो पहली बात इन्होंने क्या मानी, मानव व्यवहार के प्रति एक स्थैतिक दृष्टिकोण मान लिया लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में कि ह्यूमन बींग्स का नेचर जो है वो एक स्टेबल पॉइंट पर रहता है, डायनेमिक सिचुएशन में नहीं है, ना उसमें चेंजेस पॉसिबल है। और निगमन पर इन्होंने अत्यधिक आश्रितता बना ली, अपनी निगमन प्रणाली पर अपनी आश्रितता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि हर निष्कर्ष जो होगा वो उसी के बेस पे होगा, ये किसी दूसरी प्रणाली के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी आश्रितता अपनी थ्योरियों में हर जगह उसको इन्वॉल्व कर लिया। तो मानव प्रकृति के प्रति स्थैतिक दृष्टिकोण हो गया पहला, दूसरा निगमन पर अत्यधिक आश्रितता हो गई, बहुत ज्यादा लोग उसी पे डिपेंड हो गए। इससे अर्थशास्त्र एक कृत्रिम विज्ञान बन गया, अर्थशास्त्र विचारा एक कृत्रिम विज्ञान बन गया, आर्टिफिशियल साइंस बन गया, उसको ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से चेंज करने लग गए। तो अर्थशास्त्र एक कृत्रिम विज्ञान बन गया, आप उसमें अपने हिसाब से परिवर्तन करने लग गए तथा उसके सिद्धांत फिर कैसे होने लगे, उसके सिद्धांत भ्रमात्मक, अस्पष्ट तथा वास्तविकता से परे होने लग गए। जब निगमन प्रणाली पर ज्यादा आश्रितता हो गई, ह्यूमन बींग्स के नेचर को एक स्टैटिक सिचुएशन में मान लिया, तो क्या होने लगा, अर्थशास्त्र बेचारा एक कृत्रिम विज्ञान बन गया और फिर जो निष्कर्ष निकलने लगे, जो प्रिंसिपल आए, जो सिद्धांत आए, वो सब भ्रामक, अस्पष्ट
और वास्तविकता से दूर, कोई रियलिटी नहीं थी और जो कंक्लूजन निकल रहे थे वो गलत गलत निकल रहे थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें उसमें होने लग गई निगमन प्रणाली को अडॉप्ट करने में। देन 17 to 19 सेंचुरी तक जो थी निगमन प्रोसेस चली। इन 19 सेंचुरी ऐतिहासिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ चेंजेस लाया। 19 सेंचुरी में फिर कुछ चेंजेस आया। और कौन से अर्थशास्त्री थे? रॉशर, नीज, हिल्डरब्राड, ये जो अर्थशास्त्री थे इन्होंने आगमन प्रणाली का समर्थन किया। इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए, उसके प्रिंसिपल्स को स्टेबल करने के लिए एक नई प्रोसेस, नई टेक्निक, आगमन प्रणाली, अब उसका समर्थन किया। तो इनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मान सकते हैं। तो इन इकोनॉमिस्ट ने उसका समर्थन किया और अर्थशास्त्र में उसको फॉलो करने की डिमांड ज्यादा करने लगे। और इससे पहले क्या था, ये क्लासिकल अर्थशास्त्र भी अपनी थ्योरी में कुछ हद तक इसको डाल चुके थे। जैसे स्मिथ ने अपने सिद्धांत में डाल रखा था, माल्थस ने डाल रखा था। माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी आपने पढ़ी है, जहाँ वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कह रहा है कि मल्टीप्लायर रेट से चेंज होता है, वो होता है। तो कहीं ना कहीं उसने भी डेटा लिया और उसने भी चेंज किया। तो एडम स्मिथ, मिल और माल्थस, ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज में पहले इसका प्रयोग छोटे लेवल पर कर लिया था। तो फिर ये कोई नई बात नहीं थी, ऑलरेडी पहले ही आगमन प्रणाली इन तीनों अर्थशास्त्रियों द्वारा अपनी थ्योरी में काम में लाई थी। तो जो ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, इनके लिए फिर कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने वापस उस पुरानी लीग से चल करके उसको नए सिरे से और ज्यादा वेल डेवलप्ड कर लिया। तो रोशर, नीस और हिल्डरबर्ग ने आगमन प्रणाली का समर्थन किया और मिल, माल्थस इसका प्रयोग पहले ही कर चुके थे अपने सिद्धांतों में। तो इन अर्थशास्त्रियों ने आगमन प्रणाली को सबसे पहले उपयुक्त बताया कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फॉर द सॉल्व ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये सबसे उपयुक्त विधि है, बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट सिस्टम है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद व्यवहारिक, इट मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आता है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डेटा कलेक्ट कर करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं ह्यूमन बींग्स, तो बिल्कुल व्यवहारिक है। उसके बाद आदर्श है। इसकी 3 क्वालिटी बताई आगमन प्रणाली की कि ये बहुत उपयुक्त है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकती है और आदर्श बताया। उसके बाद कहा कि समय के साथ साथ सांख्यिकीय विज्ञान का विकास होता गया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे, तो अब यह बात समझ में आ गई कि इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आगमन प्रणाली बेस्ट है, प्रैक्टिकल है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, समय के साथ साथ सांख्यिकीय विज्ञान का भी विकास हो गया। सांख्यिकीय विज्ञान का विकास हो गया, इट मीन्स अब डेटा कलेक्शन थोड़ा सा और आसान हो गया। हर जगह स्टैटिकल फॉर्म में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में और उनको अडॉप्ट किया जाने लगा। तो स्टैटिकल साइंस का डेवलपमेंट हो गया धीरे धीरे। तो लोग अपनी अपनी थ्योरी में लेने लगे और टेस्टिंग करने लग गए। तो इसलिए सांख्यिकीय विज्ञान का भी विकास होता गया। उसके बाद अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायोगिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। अब जो इकोनॉमिक की स्टडी करने लग गए उनमें थोड़ा सा जो है अपना चेंज हो गया। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायोगिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। प्रायोगिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। प्रायोगिक दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि अब इस बात को, अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायोगिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। इट मीन्स लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि इकोनॉमिक में बहुत सी सिचुएशन डायनेमिक सिचुएशन है और उन डायनेमिक सिचुएशन में जब कंटिन्यूस चेंजेस हो जाता है, तो जब हमें इकोनॉमिक की स्टडी करनी है तो एक डायनेमिक स्टेज पे ही करनी है। पहले क्या था, क्या है और क्या होगा, तीनों काल को लेते हुए इकोनॉमिक की स्टडी करनी है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन में लोगों का प्रायोगिक दृष्टिकोण शुरू हो गया कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी डायनेमिक इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हर चीज बदलती है, देश, काल, समय, स्थान, परिस्थिति, सबके अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है। और अर्थशास्त्र में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के प्रति रुचि बढ़ी। अब क्या हुआ और आगे क्या बात हुई कि अर्थशास्त्र में व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के प्रति बढ़ती रुचि, कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, उन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, उन बेसिक समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ गई कि नहीं, समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए, कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, कि विच कमोडिटी आई वांट टू
लाइक या मैं उसको परचेज करूंगा तो क्या होगा, उसका सब्सटीट्यूशंस क्या है, और ये सारी चीजें लोगों की क्या हो गई, अपनी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी और लोग डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन उसके बिहाफ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। अतः आगमन प्रणाली की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, इसलिए लोगों ने आगमन प्रणाली को पसंद किया और आज का युग आगमन प्रणाली का युग कहलाया जाने लगा। कि रिसेंट टाइम्स जो है उसमें अगर हम स्टडी करें किसी भी, तो आगमन के हिसाब से करें। तो ये थी हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की सोच और ये थी मॉडर्न अर्थशास्त्रियों की सोच। कुछ समय में भी बदलाव आ गया। समय में क्या क्या बदलाव आ गया कि सबसे पहले समय के साथ साथ सांख्यिकी विज्ञान का विकास हो गया, अर्थशास्त्र के अध्ययन में प्रायोगिक दृष्टिकोण की शुरुआत हो गई, एक डायनेमिक ओपिनियन आ गया। उसके बाद हम हमारी समस्याओं का समाधान भी साइंटिफिक वे में करने लगे। तो इन सब ने अर्थशास्त्र में या आधुनिक युग में आगमन प्रणाली के एडेप्टेशंस को और ज्यादा जो है वो डिमांडेबल बना दिया।